गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल्स द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने देखा, एक बहुत ही लंबा टाइम लगा जहाँ पे हमने मनी बैंकिंग को थोड़े से मैक्रो लेवल पे समझने की कोशिश करी, उनके नुआंसेस को समझने की कोशिश करी, है ना। वहाँ पे हमने मॉनेटरी पॉलिसी को समझा, यानी कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स इकोनॉमी से रिलेटेड थे हमने वहाँ पे चीज़ों को देखने की कोशिश करी। अब वो तो एक मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव था, वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमने लेने की कोशिश करी थी। लेकिन आज के जो क्लास में या फिर फॉर नेक्स्ट 4 and 5 days आई गेस, हम जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में आखिर बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या हुआ, बैंकों की शुरुआत कैसे होती है, आरबीआई की फंक्शनिंग क्या है। हमने वैसे आरबीआई की फंक्शनिंग को डिटेल में ऑलरेडी किया है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे देखेंगे क्या नीड पड़ी हमें बैंकिंग सेक्टर को डीरेगुलेट करने की। हमें डिफरेंट कमिटीज भी हमने देखा है कि ओवर द टाइम बहुत सारी कमिटीज आई जिन्होंने अपना रिकमेंडेशंस दिया, है ना। तो उस बेसिस पे हम लोग चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड रिफॉर्म्स। वैसे माना जाता है कि जो बैंकिंग सेक्शन है, जो बैंकिंग एज इंस्टीट्यूशन है, उसका जो क्रिएशन हुआ, उसकी जो नींव रखी गई वो 18th सेंचुरी के टाइम में रखी गई, जब इंग्लिश एजेंसी हाउसेस कैलकाटा बॉम्बे में जब उन्हें अपने कैश को मेंटेन करना होता था या फिर उन्हें अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करना होता था, तो उनको रेगुलेट करने के लिए जब उन्होंने एजेंसी हाउसेस की स्टैब्लिशमेंट करी, तो इट ऑल स्टार्टेड विथ फ्रॉम देयर, कैलकाटा और बॉम्बे में वहां पे उन्होंने चीजें स्टार्ट करी। 19th सेंचुरी के पहले हाफ में समझ में आता है कि जो हमारे पास बहुत सारी प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कि आपको पता होगा बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बंगाल वाज अ लीडिंग वन। तो उन हर प्रेसिडेंसीज में वहाँ की जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करने के लिए बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड इन्होंने बनाया। तो बैंक ऑफ बंगाल इन्होंने बनाया 1806 में, ठीक है, 1806। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये आप याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि एग्जाम की इनमें से कौन सी इवेंट जो है वो पहले हुई थी। अब 1921 में अब इसी तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक को हमने मर्ज कर दिया और हमने एक नया बैंक बनाया। हमने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिन्हें जिन्हें नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट वाज दैट, इट वाज नथिंग, ये बस एक मर्जर कर दिया गया। ये जो तीनों बैंक थे इनको मर्ज करके हमने एक बहुत ही बड़ा बना दिया गया। अब चूंकि उस टाइम तक आपको पता है कि आरबीआई 1934 में आरबीआई एक्ट आता है और हिल्टन है ना, हिल्टन कमीशन का उसमें जो रिकमेंडेशन आता है, तो उसके बेसिस पे आरबीआई आई थी। लेकिन उस टाइम तक, जब तक आरबीआई नहीं था, तो उस देश में, हमारे भारत में, सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी के तौर पे ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही अपनी सारी परफॉर्मेंस करती थी, सारे ऑपरेशंस को किया करती थी। 1947 भारत आजाद होता है ना। हमने आज़ादी पाई, सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े, बट इवेंचुअली वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो उस इंडिपेंडेंस के बाद भारत में जो बैंकिंग सिस्टम था ना, ऐसा लगता था कि यार अब चूंकि हमारे पास हमारा कंट्रोल होगा तो बैंकिंग सिस्टम हमारे जो नीडी सेक्शन है उनको काफी कोप अप कर पाएंगे। और ये लग भी रहा था, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी 600 कमर्शियल बैंक उस टाइम भारत में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे, जहां पे 1820, 1806, 1840 एंड 1843 में 3 प्रेसिडेंसीज बैंक थे। 1947 तक आते आते लगभग भारत में 600 कमर्शियल बैंक ये चल रहे थे। तो लेकिन सुन ये देखा गया, तुरंत ये देखा गया कि हमारे जो बैंक्स थे ना, ये जो आजादी के बाद भी, इनके पास अभी भी वो कॉलोनियल माइंडसेट थी। वो हमेशा से बायस रहे थे। उन्हें जनरली वो लोन उनको दिया करते थे जो कि काफी जायंट फर्म्स हुआ करते थे, जिनके पास कैपिटल ज्यादा होता था, है ना। अब उनके उस केस में वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या फिर ऐसे एग्रीकल्चरल को या फिर ट्रेडर्स को जो काफी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें वो देते ही नहीं थे। तो यानी कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो थी उस टाइम। और ये भारत में जब इस प्रॉब्लम को देखा तो भारत ने बोला एक काम करते हैं, जो इंपीरियल बैंक है जो 1921 में बनाया गया, अब हम पहला स्टेप करने वाले। अब 1955 के बाद से चीजें थोड़ी सी
इस रास्ते में जाएंगी कि हमें उन सेक्शंस को भी कवर करना है जो एक्चुअली में पीछे छूट गए हैं, जिनको बैंकों ने नहीं कोऑपरेट किया, जिन्होंने बैंकों ने कोप अप नहीं किया है। तो 1921 में बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पहली बार भारत की सरकार ने 1955 में इसके जो भी कह लो कि इसके जो शेयर्स होंगे ये ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते हैं, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1955 और यहीं से शुरुआत होती है भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फाउंडेशन की। ठीक है, तो भारत में पहली बार पब्लिक सेक्टर बैंक कब आया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। ठीक है, ओके, अब ये तो कहानी यहां तक समझ में आ रही है। लेकिन 1950s और 1960s में जब हमने चीजें थोड़ी सी मतलब सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करी तो हमें ये फील होने ही लगा था कि सिर्फ एसबीआई का क्रिएशन से हम बैंकिंग जो नीड्स है, हमारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो ऑब्जेक्टिव है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पैसा देने की बात जहां तक हम करते हैं, छोटे व्यापार में पैसों को डालने की बात जहां करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्शन जो हमारा एक बहुत ही डोमिनेंट सेक्शन रहा, अभी भी रहा है, उसे हम जब कवर नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ एसबीआई के क्रिएशन से चीजें नहीं सॉर्ट आउट होने वाली है। अब ये इसलिए भी था क्योंकि अब क्या था ना कि जैसे उस टाइम के जो बैंक्स थे उनके पास ना बहुत सारा टाइल्स था, जैसे इंडस्ट्री और कॉमर्शियल बैंक में उन्होंने एक मान के चल सकते हो, उन्होंने एक नेक्सस बना के रखा था। ठीक है, अब उनके अंदर एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी जिसके बेसिस पे वो जो ट्रांसफर ऑफ मनी था या फिर जो कैपिटल का मूवमेंट भी था वो स्मॉलर सेक्शन के पास जा ही नहीं पा रहा था। दूसरा, बैंक्स, क्योंकि बैंक्स के पास रिसोर्सेज तो थे, अब अगर आप रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर लोग पैसा डाल रहे हैं आपके बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप उस रिसोर्स को मोबिलाइज नहीं करोगे, मोबिलाइज मतलब ऐसे सेक्टर को नहीं दोगे जो आपकी ग्रोथ के इंजन कहलाएंगे, आपके ग्रोथ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बेसिस होगी, तो आपके देश के इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं हो सकता। तो वो मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जिसके चलते हमने ये देखा कि अगर हम इन सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको नजरअंदाज करते हैं और पूरा जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है या जो एक सिस्टम है उसको हम प्राइवेट प्लेयर्स पे ही छोड़ देते हैं, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि भारत अभी भी आजादी के चंगुल से निकला, मतलब गुलामी के चंगुल से निकला ही था, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इन दिस सर्कमस्टांसेस हमने ये एक डिसीजन लिया कि हम भारत में जो बैंक्स हैं उन पे अपना सोशल कंट्रोल डालेंगे, सरकारों का अधिकार रहेगा, क्योंकि सरकार का एम क्या था, हमें मैनेजमेंट, हमें डिस्ट्रीब्यूशन, हमें वेलफेयर, ये सारी चीजें करनी है। तो इन दिस सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट वाज गोइंग फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, जिसका मतलब था उनका सोशल कंट्रोल बैंकों पे होने की तैयारी की जा रही थी। तो ये बात समझ में आ गया हमें कि अब ये चीज होने वाला है। अब अगर देखे जाए कि 1947 के बाद से ही ना आपको समझ में आता है कि भारत की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी रही वो एक सोशलिस्ट स्ट्रैटेजी रही, जहां पे हमने चीजों को काफी कंट्रोल करने की कोशिश करी, जहां पे जो भी आपके प्रोडक्शन के तरीके थे वहां पे सरकारों का आधिपत्य या कंट्रोल हुआ करता था। तो ये बैंकों में भी हमें फील हुआ कि बैंकों में भी चीजें मतलब चाहिए। तो जुलाई 1969 में हमने गवर्नमेंट ने लगभग 14 बैंक जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट्स थे उन्हें हमने अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी कि सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। दिस इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अब ये बैंक नेशनलाइजेशन 1969 जुलाई में हुआ, जिसके ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, हमने आपको समझा भी दिया कि हमारा जो मेन मकसद था कि क्या था। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब इसका दो सिग्निफिकेंट पर्पस क्या था? पहला तो हमें अपने ब्रांच को एक्सपैंड करना है। ब्रांच कहाँ एक्सपैंड करना है? रूरल सेक्शन में एक्सपैंड करना है। प्रायोरिटी सेक्टर हमें चुनना पड़ेगा कि हमारे सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। आपको याद है मैंने जब क्लासेस में पढ़ाया था पिछले वाली क्लासेस में, तो ये बताया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसकी भी शुरुआत लगभग 1968 के आसपास ही हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस समय भारत में ऐसे सेक्टर्स को चुनने की कोशिश स्टार्ट कर दी थी जो हमारे लिए काफी प्रायोरिटाइज वे में नीड मतलब रिक्वायर्ड थे, है ना। ठीक है, तो हमने चीजें की, हमने फिर बैंकों के सिस्टम में थोड़े से प्रोग्रेस भी किए, अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में हमने ब्रांचेस को एक्सपैंड किया और एक तरीके से दिखाई भी देने लगा कि भारत में जो बैंक्स हैं
उन्होंने अपने रिसोर्सेज को काफी अच्छे से मोबिलाइज करने की कोशिश करी है। हमने लोन देना स्टार्ट कर दिया है, हमने प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना स्टार्ट कर दिया है। तो नेशनलाइजेशन के बाद से भारत में जो बैंकिंग सेक्शन है उसका ग्रोथ हमें दिखाई देता है। 1980 में 1980 अप्रैल में भारत की सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन किया और जिसके बाद हमने लगभग 6 प्राइवेट बैंक जिनके पास 200 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट्स अवेलेबल थे, उन्हें भी हमने राष्ट्रीयकरण करके भारत के अंदर, भारत से सोशल कंट्रोल के अंदर उससे ले आया। अब ये सेकेंड वेव ऑफ जो नेशनलाइजेशन हुआ, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाली बात कर दी थी और जिसके बेसिस पे हमें अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके जाना था। दूसरा, हमें और फंड चाहिए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार वेलफेयर करना चाहती थी, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत हो रहे थे, हमारा जो ग्रोथ था वो काफी स्लो होने लगा था। 1980s का अगर आप टाइम देखोगे जहां पे हिंदू ग्रोथ रेट का हम लोग जिक्र करते हैं, है ना, हिंदू ग्रोथ रेट जो एक्चुअली में एक तरीके से स्टीरियोटाइप भी है, बट ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट अभी हम लोग टेक्निकल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे हमारा ग्रोथ रेट काफी स्लो हो गया था। इस केस में सरकार के पास एक्सपेंडिचर तो ज्यादा थे, है ना। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आप पास पैसे नहीं है, तो आप कहां से पैसे लाओगे? तो सरकार ने बोला जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम नेशनलाइज कर लेते हैं, उनके रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर लेंगे और हमारी जो डेफिसिट वाली चीज सिचुएशन खड़ी हो रही है उसको हम लोग शायद टैकल कर पाए। ठीक है, तो ये भी चीज किया गया। उसके बाद साथ ही साथ इसी एरिया में, इसी टाइम में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, हमने पहले 33.3% का टारगेट रखा था। अब हमने बोला कि नहीं, अब आपको 40%, बैंकों का कहा कि 40% आपको इन सेक्टर्स में पैसे देने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ भारत की सरकार ने उसी समय और भी कुछ चीजें की, जैसे मान लो कि हमने बोला जो SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, जो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 के अंदर आता है, और जो कैश रिजर्व रेशियो जो कि बैंकिंग RBI एक्ट 1934 के अंदर आता है, उसमें भी हमने कुछ चीज इंटरवेन करने की कोशिश करी। तो जो पहले हमने क्या नाम है, जो CRR हमने रखा था 2%, उसको हमने 15% कर दिया, जो कि बहुत बड़ा है ना, बहुत ज्यादा आपने उसमें लोन बढ़ा दिया है। और जो 25% SLR आपने रखा था वो 38.5% हमने रख दिया। और आपको भी पता है कि SLR जो है वो 40% से ज्यादा हो नहीं सकता एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948। तो हमने 1969 1991 के बीच में बहुत सारे ब्रांचेस का एक्सपेंशन देखा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये ब्रांच एक्सपेंशन तो हो रहे थे, लेकिन ये बैंक्स अनप्रॉफिटेबल थे, इनएफिशिएंट थे और उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, उनका जो रिस्क मैनेजमेंट था उतना अच्छा नहीं था, उनमें जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ रहा था उतना अच्छा नहीं था। यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसके चलते हमने देखा कि भारत की जो बैंक्स की कंडीशन थी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, भारत में लोन उतना अच्छा मिल नहीं पा रहा था। क्यों? एक तो पहली बात, आपने इतना CRR डाल दिया है, इतना SLR डाल दिया है, आप रेगुलेशन के नाम पे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर आप 100% में बोल रहे हो कि आपको 15% CRR रखना है, 40% SLR रखना है, तो बचे कहां से पैसा? तो बैंकों के पास पैसा ही नहीं बच रहा था, और जब पैसा नहीं बचेगा तो उस केस में वो बैंक पैसा दे क्या, लोन देंगे कैसे? इनएफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कि अब कंपटीशन नहीं था, बहुत सारे बैंक अवेलेबल नहीं थे। जब कंपटीशन नहीं होता है तो आपको ये पता है कि वहां पे इनएफिशिएंसी तो आएगी, है ना, एक मोनोपोली टाइप का मार्केट क्रिएट हो ही जाता है। तीसरा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बार बार RBI रेगुलेट कर रही थी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रही थी। अगर आप इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करोगे, वो मार्केट कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगी, तो इससे समझ में आता है कि आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और हमें भी पता है कि जो एडम स्मिथ ने भी कहा कि मार्केट में सब, मतलब द मेन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज टू नॉट टू डू बिजनेस, है ना। जैसे आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट का मेन बिजनेस क्या है, कि वो बिजनेस में इंटरवेन ना करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंडीशन चल रही थी। तो इन सारे फैक्टर्स के बाद जब हमने देखा कि चीजें खराब हो रही है, तो हमें लगा कि अब हमें यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो 1991 तक इंडियन बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहां पे आप डायरेक्ट लोन दिया करते थे, है ना, ये सारी चीजें किया करते थे। लेकिन आपको ही पता है कि वहां पे बहुत सारा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल है ना, प्राइसेस पे कंट्रोल है। तो इन सभी चीजों के चलते हमने क्या देखा कि कमर्शियल बैंक में इनएफिशिएंसीज आ गई। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इन फाइनेंशियल सेक्टर्स के प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमने एक हाई लेवल कमिटी बनाई, किनके चेयरमैनशिप के अंदर? M नरसिम्हन राव के अंदर सॉरी। तो ये भारत में पहली बार एक ऐसी टाइप की कमेटी का फॉर्मेशन किया गया, एक फाउंडेशन रखी गई जो कि
भारत में फाइनेंशियल सेक्टर्स के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए और उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए रखी गई। ये नरसिम्हन कमेटी 1921, ठीक है। ये जो पहली बार कमेटी आई, एक बार और कमेटी आएगी, ये 1997 में भी कमेटी आएगी, लेकिन इसका मेन मकसद उस टाइम बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने बोला यार देखो, आप जो एसएलआर रखे हो, ठीक है, 39.5% आपने डाल दिया, बहुत ज्यादा है, 25% पे लेके आ जाओ, ठीक। इंटरेस्ट रेट आप जो बार बार रेगुलेट कर रहे हो, छोड़ दो, मार्केट पे उसको रहने दो, ठीक है, मार्केट कंडीशंस पे उसको डिपेंड रहने दो, ठीक है, ओके। अब तीसरा इन्होंने बोला कि आपके जो डायरेक्ट लोन वाले प्रोग्राम है, जहां पे आप, है ना, कि इतना सेक्टर्स को उतना देना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो आपने बोला ना कि 40% आपको इन सेक्टर्स को देना ही पड़ेगा, धीरे धीरे इस चीज को हटा दो आप, ठीक है, क्योंकि आप बार बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्पेसिफिक टारगेट्स देके उन्हें काफी ज्यादा आप मतलब कंपटीशन से बाहर कर रहे हो, ठीक है, और रेगुलेट कर रहे हो। उसके बाद उसने बोला कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, इनमें बहुत कंपटीशन कम है ना। पब्लिक सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिल जाता है, बैंकरप्ट भी होते तो आप इसको बचा लेते हो। प्राइवेट सेक्टर में वैसे कंपटीशन है नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड स्टार्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, सबको सेम अपॉर्चुनिटी दो आप। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक कंपनी बनाओ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी क्या करेगी, अगर कोई बैंक जो या ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके लोन नहीं मिल रहे हैं, एक बैंक ने किसी इंसान ए को लोन दे दिया, अब ये लोन दे नहीं रहा है, तो एक ऐसा बैंक बनाओ या ऐसी कंपनी बनाओ, एआरसी, जो बैंक जितना इनके पास, मान लो कि इन्होंने 100 रुपए का लोन दिया था, अब इनको मिल नहीं रहा है, तो बैंक ये एआरसी बोलेगा एक काम करते हैं, आप मुझे ये सारे पेपर ऊपर दे दो, हम आपको 70 रुपए दे देंगे लौटा के, 30 रुपए मेरा कमीशन रहेगा, बस मुझे पावर दे दो कि इससे जो रिकवरी करने का तरीका होगा वो मेरा होगा। तो एआरसी बना दो। तो एआरसी क्या करेगी, अपने स्पेशल पावर्स ऑफ रिकवरी के साथ जो डेप्ट आपके नहीं मतलब मिल पा रहे, वो उसे रिकवर करने की कोशिश कर लेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब ये सारी चीजें हो गई 1997 के बाद, इतने सारे रिकमेंडेशंस के बाद, ठीक है, इन्होंने बोला कि हमें और रिफॉर्म्स चाहिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, जिससे हमारी बैंकिंग सिस्टम इफेक्टिव हो जाए, एनरोल हो जाए। तो हमने फिर से कमेटी बनाई, नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी सेकंड जो बनी वो 1997 में बनती है। अब इसके क्या रिकमेंडेशन थे, इसने भी वही चीजें बोली, बैंकिंग सेक्टर में चूंकि आपको पता है ऑटोनॉमी नहीं है ना, वहां पे आप रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में बहुत इंटरवेन करती है गवर्नमेंट, तो उसको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दो। आपके जो शेयर्स हैं वो 33% पे लाके खत्म करो, आपने जो 50% से ज्यादा लेके रखा है थोड़ा सा कम कर लो यार उसको। सेकंड बोला उसने कि बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो मर्जर करना पड़ेगा, अब 50 बैंक खोल के बैठ गए हो आप, 50 बैंक में किसी के पास फंड ही नहीं आ रहा है, 50 को मर्ज कर दो ना यार। जब 50 बैंक मर्ज हो जाएंगे, उनके पास फंडिंग अच्छी आ जाएगी, अब मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, तो मर्ज कर देते हैं। बेकार का फायदा क्या है इसमें, छोटे छोटे बैंक खोल के रखे हैं, एक ही कॉलोनी में 10 बैंक, एक ही कॉलोनी में आपको पता है 10 दुकान खोल दिया आपने। अब कहीं इनके पास टूथपेस्ट मिलता है तो कभी इनका दंत कांति मिलता है, कभी इनके पास ये नहीं मिलता है, कभी इनके पास चावल लाओ तो इनके पास गेहूं नहीं मिलता है। तो इन सारी दुकानों को मर्ज करा के एक बड़ी सी दुकान खोल दो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, और सबको अपना शेयर भी मिल जाएगा। तो ये इन्होंने बोल दिया। तीसरा इन्होंने बोला यार जो बैंक्स है ना, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनके पास जो हमने पढ़ा था कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, कितना कैपिटल होना चाहिए आपका रिस्क वेटेड एसेट्स के बराबर के हिसाब से, वो थोड़ा बढ़ा दो। अगर उनके पास कैपिटल ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो रिस्क आराम से ले पाएंगे, ज्यादा अच्छे लोन दे पाएंगे, ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स को लोन दे पाएंगे, तो वो बढ़ा दो, ठीक है। और आरबीआई के रोल में थोड़ा रिफॉर्म्स करो, बहुत रेगुलेट करते हैं बार बार, बहुत परेशान करते हैं छोटे छोटे बैंकों को, वो कम करवा दो यार, इतना रिफॉर्म्स नहीं कराना है, ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्म्स आए। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कमेटी आई जो नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। अब नचिकेत मोर कमेटी भारत में जनरली इसका माना जाता है कि एक बहुत बड़ा रोल रहा भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग। ये सारे तो इंस्टीट्यूशंस के लेंस से बात कर रही थी, लेकिन जो ये नचिकेत मोर कमेटी आई, इसका मेन मकसद था कि भारत के जो कस्टमर हैं उनके पर्सपेक्टिव से क्या चीजें बदली जानी चाहिए। तो नचिकेत मोर कमेटी 2014 में एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे कहा गया भारत के जितने भी रेसिडेंट है, अगर उनकी उम्र 18 साल हो गई है ना, सबके पास एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। ये नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे ही चीजें हुई थी। सेकंड, आधार, जो आधार कार्ड होते हैं वही बेसिस होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट्स को एक्सपैंड करने का।
साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अब ऐसा नहीं कि आप रहते हो कहीं पे और वहां से 2 घंटे की दूरी पे एक बैंक है, नहीं, कम से कम 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका एक पेमेंट एक्सेस पॉइंट होना ही चाहिए एटलीस्ट। चलो बैंक नहीं है, पेमेंट आप कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली। उसके बाद एक और कमेटी आई, पीजे नायक कमेटी। अब पीजे नायक कमेटी क्यों आई? पीजे नायक कमेटी का जो मेन मकसद था वो भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक की इनएफिशिएंसी को टारगेट करने के लिए था। आपको भी पता है कि भारत में कितने स्कैम्स हुए हैं ना, पीएनबी स्कैम हुआ, यस बैंक स्कैम हुआ, ठीक है? तो भारत में बहुत बार स्कैम हुए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी स्कैम हुआ। ऑल्दो यस बैंक वाज नॉट द प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक, बट पीएनबी में भी स्कैम हुआ, आपको भी पता है। तो भारत में पहली बात तो पब्लिक सेक्टर बैंक की उत्पत्ति हमने देखी कि एसबीआई 1955 में पहली बार बना और वहां से भारत में फिर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की एक नींव रखी जाती है। फिर बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1970, 1969, इन सब के बेसिस पे हमने देखा कि बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक ढांचा तैयार किया गया। अब इन सारे एक्ट्स के बेसिस पे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग भी है इन सारे बैंकों में और वोटिंग पावर भी है, जिसके चलते चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो, चाहे वो पीएसबीज के डिसीजंस में इन्वॉल्वमेंट रखना हो, गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अपॉइंट कर देती है जो उस जॉब के लिए शायद सुटेबल भी नहीं है ना? एक आईएएस ऑफिसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में वैसा नहीं जान सकता ना यार। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मान लो उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, अब उनको आपने दे दिया बैंकों के पब्लिक सेक्टर बैंक का बीओडी बना दिया, उस केस में वो काम कैसे करेंगे? तो समटाइम्स दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर द जॉब, बट दे आर प्रेशराइज्ड एंड दे आर अपॉइंटेड क्योंकि वो गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट है। तो ये तो अच्छी चीज नहीं है, इससे एफिशिएंसी नहीं आएगी, ठीक है? 2014 में इसी बेसिस पे पीजे नायक कमेटी का गठन होता है, जो गवर्नेंस पे जिसका मेन फोकस होता है उसको देखने के लिए किया जाता है। इसे क्या रिकमेंडेशंस थे? इसने बोला यार एक काम करो, एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाओ, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जहां पे जितने भी भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनकी सारी जो ऑनरशिप है इस बीआईसी को मिल जाएगी, और जितने भी पीएसबीज है यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इस बीआईसी के अंदर काम करेंगे शेयर यानी कि सब्सिडरी के तौर पे। जैसे आपको पता है ना, कोल इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही बड़ी नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरी है, जैसे बीसीसीएल है ना, सीसीएल है, ये सब कंपनी इसके अंदर सब्सिडरी के तौर पे काम करती है। तो ठीक उसी तरीके से एक ऐसी कंपनी बनाए जिसके अंदर सारी पब्लिक सेक्टर बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सब काम करे, ठीक है? अब इस बीआईसी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो वो 1955 एसबीआई वाला जो एक्ट है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक्ट नहीं हटाओगे बनाओ कैसे, है ना? पब्लिक सेक्टर बैंक को खत्म कैसे करोगे, उनके सब्सिडरी उनके शेयर्स को कैसे हटाओगे? फिर आपको 1970 वाले एक्ट में चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत टाइम प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो चूंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो तब तक के लिए आप एक काम करो, एक आप ऐसे बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दो जो काम क्या करेगा, है ना, जो बेसिकली क्या करेगा, एक रिक्रूटमेंट में या फिर मैनेजमेंट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में अपनी एक भूमिका निभा देगा फॉर टाइमिंग, ठीक है? तो इसी लाइन के साथ, इसी रिकमेंडेशंस के आधार पे, पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे हमने एक गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक को इंप्रूव करने के पर्सपेक्टिव से हमने एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया। बैंक बोर्ड ब्यूरो का मेन मकसद क्या था? अगेन वही, पब्लिक सेक्टर बैंक में रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, इन सारी चीजों को देखने के लिए, जिसको फिर बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो इस चीज से भी रिप्लेस कर दिया गया। तो अब बैंक बोर्ड ब्यूरो नाम की कोई चीज नहीं है, इट इज जस्ट द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, जो भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर्स हो उनको अपॉइंट करने के लिए होती है, या फिर जो मैनेजमेंट कैसा होगा वो बताती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि आपको किनको ट्रांसफर करना है, किनको ट्रांसफर नहीं करना है ना? तो ये सारी चीजें अब ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो करती है, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये हमने बहुत ही डिटेल में कमिटीज को कर लिया है, कौन कौन सी कमिटीज बनी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, बैंकिंग स्ट्रक्चर को की कहानी थोड़ी सी देखी है, एंड आई होप आप सभी को बहुत मजा भी आया होगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।